नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कक्षा 7 का जो भूगोल पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी उसका 7वां चैप्टर है बस्तियां, परिवहन एवं संचार। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। क्या होता है बस्तियां, परिवहन क्या है, संचार क्या है, तो मानवीय पर्यावरण के बारे में हम खास चर्चा करेंगे। उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है ये मानवीय पर्यावरण। प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। कौन मानव? प्राकृतिक मानव। जो पहले का मानव था, जो प्राचीन भारत में मानव था, कि वो किस पर निर्भर था? प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन कर घर बनाने, यातायात एवं संचार जैसे बेहतर साधनों का विकास किया। मतलब वो धीरे धीरे उसने लकड़ी का पहिया बनाया, आग का आविष्कार किया, कई सारे आविष्कार करके चाक का आविष्कार किया, बर्तन बनाए, औजार का आविष्कार किया, औजार बनाया ताकि मांस जो है पहले कच्चा खाता था, फिर उसको भूनने के लिए आग का आविष्कार किया, आग आई, उसने भूंज के खाने लगा, फिर धीरे धीरे इस तरह विकसित होता गया और आज अब इस स्थिति में है कि यातायात, संचार, सैटेलाइट्स, कई सारी चीज़ें लेकर के आ रहा है। दिन पर दिन चीज़ें विकसित हो रही हैं, लेकिन ये पहले प्राकृति में ऐसा नहीं था, प्रकृति पर निर्भर था। कंद मूल फल खाया करता था, जो मिल गया वो खाया करता था। ठीक है, तो धीरे धीरे डेली बेसिस पे विकसित होता गया है। बेहतर विकास साधनों का विकास हुआ है और अपने आवास वातावरण का अनुकूल बनाया गया है। बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। कहाँ? वृक्षों पर निवास करते थे, गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनना आवश्यक हो गया। मतलब जब वो एक तरीके से घूमते रहते थे तो कहीं भी रह लेते थे, झोपड़ी, पेड़ों पर। लेकिन जब उसने खेती करना स्टार्ट किया, फसलें उगाना स्टार्ट किया, तब क्या हुआ? तब उसको स्थायी रहना मजबूरी हो गई, क्योंकि अब जिसने फसल माना कि फसल कहीं उगाई है और वहाँ से वो चला गया, फिर वो फसल क्या होगा? इन चीज़ों को देखते हुए अब उसे स्थायी रहना पड़ गया। आवश्यक बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहाँ पे पानी की व्यवस्था जो होती थी, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गईं। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगीं एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं होंगी नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम आपको याद होंगे? प्राचीन जो भारत में सभ्यता, इतिहास में कुछ दिन के बाद जो आपका चैप्टर आएगा इतिहास का, उसमें आप सब सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे। मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, कई सारे सभ्यताएं हैं जिनको ऐसे ही विकसित हुई, नदी घाटियों के किनारे विकसित हुई। वहाँ पे नदी घाटी जब थी, वहाँ पे जल की पर्याप्त व्यवस्था थी और खेती के लिए जल की आवश्यकता है, फसल उगाने के लिए जल की आवश्यकता होती, पीने के लिए पानी, कई सारी ज़रूरतों के लिए हमारे जो जल है आवश्यक होता है। बस्तियाँ स्थायी व अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। माना कि कोई आया और कुछ दिन रहा और चला गया, तो क्या है? वो अस्थायी बस्ती है। और जो आया और आज तक बसा है वो स्थायी बस्ती है। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर स्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेटक, संग्रहण, स्थानांतरी, कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। ये देख लेते हैं, वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उन्हें बसाव स्थान कहते हैं। तो बसाव स्थान के बारे में कहता है कि बसाव स्थान क्या है, तो बताना है जहाँ पर बस्तियाँ विकसित होती हैं, जहाँ लोग भवन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के डिजाइन के लिए प्राकृतिक दशाएँ होती हैं। अनुकूल जलवायु होना चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, उसके लिए आदमी वहाँ पे है होता है। ऋतु प्रवास क्या है?
वर्ड आया था ऋतु प्रवास क्या है, तो ऋतु प्रवास देख लेंगे कि ऋतु प्रवास लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। मौसमी आवागमन, ये चीज़ बस याद रखना है कि लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। लोग पशु पालते हैं, वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं, यानी आखेटक हैं, निकल जाते हैं। अब थोड़ी स्टोरी है, स्टोरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना स्टोरी के एनसीईआरटी समझ नहीं आती। एनसीईआरटी कुल मिला के स्टोरी दी हुई होती है, इनको पढ़ना ही होता है और अच्छा लगता है कि आप कंटिन्यू जुड़ते चले जाते हैं उस स्टोरी के साथ, और आप स्टोरी जब पढ़ लेते हैं तो भूलते नहीं, और न भूलना आपकी मजबूरी हो जाता है जब आप स्टोरी से उन चीज़ों को याद रखते हैं। हम कितना भी पढ़ लें और देखना हो जाता है कि भूल जाते हैं। भूलना, अगर आप भूल रहे हैं कुछ चीज़ों को याद करते हैं भूल जाते हैं, उन चीज़ों को क्या करना है, रिवाइज एंड रिवाइज। कोई दूसरा चारा नहीं है, एक ही चारा है कि आप उनको 6 घंटे बाद 7 घंटे बाद देखते रहें। अगर आप देखते हैं तो याद रहता है, दिन भर एक बार फिर देख लिया, दूसरे दिन फिर देख लिया, टाइम मिला, शेड्यूल ऐसे ही बनाएं, आपको याद रहेगा। थोड़ी स्टोरी ये देख लेते हैं। मैरी का जन्मदिन था, केक काटने के लिए वो अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। क्या बताया, कौन सा वर्ड आया, यातायात। यातायात जाम था। मेरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। कौन सा वर्ड आया, प्रदूषण। प्रसाद हाल ही में गांव में से आया था, उसने पूछा शहरों में इतना प्रदूषण और यातायात जाम क्यों होता है। क्या पूछा, प्रसाद कहाँ से आया है, गाँव से आया है। मतलब गाँव में ज़्यादा पर्यावरण बेकार नहीं है, प्रदूषित नहीं है, लेकिन शहरों में जो पर्यावरण है प्रदूषित है। उसने बताया कि शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है। शहरों में बढ़ती आबादी, क्या बता रहा है, शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैंने देखा है जहाँ तक कि शहरों में घर के साथ साथ एक 4 व्हीलर ज़रूरी होती है। नौकरी अगर करने जा रहे हैं तो 4 व्हीलर, खासकर आम ट्रेंड बन गया है कि 4 व्हीलर ज़रूरी है। मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं। उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा, चिकित्सीय सुविधा के लिए तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो सारे लोग कहाँ रहेंगे। मिस्टर थॉमस ने, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियाँ, अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ दिखाई देती हैं, जहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वस्थकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी, क्या होता है कि शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाएं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं। किसने कहा, प्रसाद ने कहा कि हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर नहीं हैं, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल, अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में आना पड़ा था। ऊपर दिए गए संवाद ने बस्तियों के 2 चित्रण हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण एवं शहरी। क्या आता है, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियाँ। ग्रामीणों में क्या है, ग्रामीण में आपको पर्यावरण अनुकूल मिलेगा, ठंडी ठंडी हवाएं, प्रदूषण रहित हवाएं। शहरों में क्या होता है कि इतनी गंदी बस्तियां होती हैं, इतना प्रदूषण होता है कि बहुत प्रदूषण होता है, जिससे कि आदमी डे बाय डे बीमार पड़ता है। और अस्पतालों में लाइनों में लगे होते हैं, कई सारे लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं फिर भी नहीं पहुँच पाते। गांव ग्रामीण बस्ती होती है। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर तक व्यापक क्षेत्र फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतया पहाड़ी क्षेत्रों में घने जंगल एवं अतिवेश्म जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाले छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय
जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा इस स्टील पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी को मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहरी उनमें बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापक एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। ये क्या बना है आप ध्यान देंगे, इसको आप नाम बताएं इसका। ये बर्फ, आप बर्फ से बने आवास कहाँ पाते हैं, उन्हें कौन बनाता है, वे क्या कहलाते हैं, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम चर्चा करेंगे परिवहन की। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। इनके साधन होते हैं, आपको अगर घर से शहर तक कुछ लाना है, परिवहन की आवश्यकता होती है। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। समय क्यों लगता था? क्योंकि यातायात नहीं था, परिवहन नहीं थे। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। बैल, गधों का, खच्चरों का उपयोग करते थे। पहिए की खोज करी मानव ने, पहिए की खोज से आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। देखा है, ये जो है आज भी, ये जो आज देख रहे हैं, कि आज भी घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी आदि का उपयोग हम गाँव में देखते हैं, शहरों में देखते हैं। कि शहरों में घोड़ा गाड़ी और गांव में हमें खासकर बैलगाड़ी आज भी नजर आती है। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल और ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा के उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने के में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या स्थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 आवर्स का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय के साथ ऊर्जा को बचत करते हैं। परिवहन के 4 मुख्य साधन जो होते हैं उनमें हम बात करेंगे। कौन कौन से होते हैं? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। सबसे जो महंगा है वो वायु मार्ग, सबसे सस्ता जो है वो आपका जल मार्ग है। खासकर चर्चा करेंगे कि भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है कि जो तुम्हारा चतुर्भुजीय महामार्ग है वो किन किन शहरों को जोड़ता है, तो इनमें याद रखना है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ता है। अब पहली चर्चा हम सड़क मार्ग की करेंगे। सड़क मार्ग कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सड़क हैं। सड़कें पक्की व कच्ची हो सकती हैं। जो सड़कें जो खासकर गांव में खेतों के लिए जाती हैं, कच्ची सड़कें जाती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है और मरुस्थलों, वनों व ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे, क्या बात कर रहा है कि हिमालय के मनाली के सबसे एक मार्ग बता रहा है कि हिमालय पर पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग कहते हैं। वे फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं में के ऊपर बनाए जाते हैं। ये जो राजमार्ग हैं देख रहे हैं आप, पक्की सड़क है। ये पक्की सड़क है। कौन सी पक्की सड़क है? पक्की सड़क है। ये कच्ची सड़क है, खासकर गाँव की सड़क है, शहरों की सड़कें हैं। देख लेंगे क्या आप बात करेंगे ज्वाइनिंग से लौसा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी। ज्वाइनिंग से लौसा के बीच चलने वाली गाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से
5072 मीटर है। अब हम चर्चा करेंगे रेल मार्ग की। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज किसके? वाष्प के इंजन की खोज। औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजन ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों को स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। मैदानी भागों से रेलमार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेलमार्ग बनाना संभव हो गया, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेलमार्गों का जाल भली भांति विकसित है। ये एशिया में सबसे बड़ा है। ये चीज़ देख लेनी है, जो भारतीय रेल मार्ग है एशिया में सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ठीक है, ये देख लेते हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यहाँ पे दिखा रहा है कहाँ से कहाँ जाता है। ये जो दिखा रहा है, ये जो आता है, कौन सा? ये जो आता है, ये जो आता है, ये दिखा रहा है कि कहाँ से कहाँ तक आता है। ये चीज़ें जो मार्ग दिखाया है इसने, इस पर ध्यान देना है कि ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है वो कहाँ से कौन कौन से शहरों से गुजर कर आता है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कहाँ से जाता है कि सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राद, मॉस्को, कजान, येकेटेरिनबर्ग, ट्यूमिन, ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क, क्रास्नोयार्स्क, अंगास्क, चीता, खबोरोवस्क, व्लादिवोस्टोक, इन सभी शहरों से होते हुए जो तुम्हारा गुजरता है ट्रांस साइबेरियन मार्ग, ये जो है विश्व का सबसे लंबा मार्ग है। इस पर चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे जलमार्ग की। प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। हमारे भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने वायुमार्ग से नहीं बल्कि जलमार्ग से ही की थी। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। मैंने बताया था कि जलमार्ग जो है ढेर सारे सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, अंतर्देशीय और समुद्री मार्ग। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी, समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं। एशिया में विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं। कौन कौन से? एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन, केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ये सब क्या है? पत्तन मार्ग है। मार्ग पत्तनों से जुड़े हुए हैं। वायु मार्ग देखेंगे। वायु मार्ग क्या है? खासकर महंगा जो है विश्व का सबसे 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग। बहुत जल्दी, यानी समय कम लगता है लेकिन पैसा अधिक लगता है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से खूब प्रभावित होता है। मतलब खराब मौसम, या तो कोहरा पड़ रहा है, मौसम खराब है, या बारिश जैसे कोहरे तूफान से खूब प्रभावित होता है। ये यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक उपयोगी साधन है। कई बार हम देखते हैं कि बाढ़ आ जाना
या कोई ऐसी तूफान घटनाएं हो जाना, आपदा आ जाना, इनमें दवाएं लोगों को वहाँ से निकालना, ये सब हमारे हेलीकॉप्टर्स करते हैं, बहुत ही उपयोगी हैं। देखते हैं क्या होता है कि हेलीकॉप्टर जो सर्वाधिक दुर्गम दूर स्थानों पर पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क और रेल मार्ग नहीं है वहां तो बिल्कुल पहुंच सकता है। हेलीकॉप्टर अगम स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोग बचाने का भोजन, जल, कपड़े, दवाएं बांटने के लिए उपयोगी साधन है। दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं कायरा, ये सब क्या है? ये महत्वपूर्ण हवाई पत्तन है, महत्वपूर्ण हवाई पत्तन है। हम चर्चा करेंगे थोड़ा संचार के बारे में। संचार दूसरों, संचार बात कर रहे हैं कि संचार क्या है? संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। किसका करता है? संचार जो है तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास में विश्व में सूचना क्रांति आई है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। क्या होता है कि समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन द्वारा हम बड़ी संख्या में संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट में से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्युलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु उनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज़ एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से अब आपसी संपर्क संभव हो पाया है। होने का कारण आज हम बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। ये चित्र देख लेंगे जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। समुद्र मार्ग जो खासकर दिया हुआ है कि मार्ग पत्तन कौन कहाँ है, जल मार्ग कहाँ पे है, शहर कौन सा है, अफ्रीका से कौन कौन गया है, ये सभी अपने चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात करी है और कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ प्रश्न हैं जिनको आप लिखेंगे। आशा करता हूँ कि आप लिख रहे होंगे और लिखते रहें। परिवहन के 4 प्रकार क्या मैंने बताया, बस्ती से आप क्या समझते मैंने बताइए, ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो लोग, इसके बारे में मैंने ठीक ठाक चर्चा करी है। और यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो आपको मिल रहा है सबको मिले, और ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बस आप लोग साथ बने रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन ऑन रखें ताकि मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले आप तक पहुँचे। जो हम आपको वीडियो देते हैं